नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति सिद्धांत क्या हैं? राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, बीपीएससी 131 के इस भाग में हम राजनीतिक सिद्धांत भाग 2 यानी पार्ट 2 आज हम जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में चीज़ें समझी थी सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने उसमें राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध, राजनीतिक सिद्धांत का विकास, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की, और ये चीज़ें हमने उसमें जानने का प्रयास किया था। आज हम इन मूल सैद्धांतिक अवधारणाओं का महत्व समझेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इज पॉलिटिकल थ्योरी डेड, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बचा हुआ भाग राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण इस पर चर्चा करेंगे, जो हम जल्दी ही लाएंगे, आज शाम तक या कल तक। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का विकास और राजनीतिक सिद्धांत जो बनते हैं उसमें मूलभूत 3 चीज़ें होती हैं: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड इवैल्यूएशन। मूल्यांकन, व्याख्या होती है, उसको वर्णन होता है और उसका मूल्यांकन होता है। किस प्रकार से ये चलते हैं, ये 3 मूलभूत चीज़ें किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी के आधार स्तंभ होते हैं। इसके बाद आज की जो वीडियो है उसको हम इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसके जो सैद्धांतिक आधार हैं, जो अवधारणा हैं, उनका महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सैद्धांतिक अवधारणाओं का महत्व, कोई महत्वपूर्ण, यानी हम इसको समझ सकते हैं इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, इसका रेलेवेंस क्या है। तो इन सब चीज़ों को जब हम समझते हैं तो पाते हैं इसके महत्व के बारे में। एक्वायरिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, यानी पारिभाषिक शब्दावली में वैचारिक स्पष्टता आती है। आप इसको जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, जिन शब्दों का बीच में उपयोग करूँगा, उन शब्दों को आप नोट भी कर सकते हैं। नहीं तो मैंने बहुत डिटेल्ड इसकी पीपीटी बनाई है, और इस डिटेल्ड पीपीटी में आपको केवल एक्सप्लेनेशन समझना है और जा कर के लिख के आना है। आपको पॉइंट यहीं से मिलने वाले हैं। सीधे सीधे पॉइंट लिखेंगे, 2-2, 4-4 लाइनें उसमें अगर लिख देते हैं तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इसके महत्व के बारे में पहला है पारिभाषिक शब्दावली में वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करना, यानी एक्वायरिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी। पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द। शब्दावली जैसे अपने आप थ्योरी एक शब्द है, थ्योरी सिद्धांत किसे कहते हैं, फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी किसे कहते हैं, आइडियोलॉजी क्या है यानी विचारधारा, इसमें इतने सारे शब्द हैं। अलग अलग समय पर अलग, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इतने सारे शब्द हैं। इनकी जो ये टर्मिनोलॉजी होती है, जो शब्द होते हैं, उनके पीछे का विचार क्या है, उनके पीछे का हेतु क्या है, पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही थी उस समय की तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं को, और उस समय के विचारकों में उन चीज़ों के बारे में क्या क्या आ रहा था, तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को हम समझ सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा उस शब्दावली को आगे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। अगला महत्व है अचीविंग हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक समझ हासिल करना।
अभी बताया कि उस तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक घटनाओं के बारे में हम जान पाते हैं, अन्य किसी देश के घटना के साथ या उसी प्रकार की किसी घटना के साथ हम तुलना भी कर सकते हैं। एक देश की या एक राष्ट्र के राजनीतिक गतिविधियों को दूसरे देश की राजनीतिक गतिविधियों के साथ तुलना कर सकते हैं। एक जैसी घटनाओं को कैसे दो अलग अलग परिणाम आए, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। ये सब हमको कैसे प्राप्त होता है? इन थ्योरी के माध्यम से, इन सिद्धांतों के माध्यम से। अगला है, आइडियोलॉजीज आर यूज्ड टू लेजिटिमाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। राजनीतिक विचारधाराएं राजनीतिक संरचनाओं यानी सरकारों के वैधीकरण में सहायक बनती हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी सरकार या कोई भी देश किसी न किसी विचारधारा से गवर्न होता है, किसी न किसी सिद्धांत से गवर्न होता है। इसका मतलब है उसमें कुछ लिखित नियम कानून होते हैं जिसको हम संविधान कहते हैं। हर एक देश अपने अपने संविधान से चलता है और वो संविधान उन सिद्धांतों के द्वारा बनता है जो सिद्धांत अभी तक आए हैं, बने हुए हैं, क्योंकि वो सिद्धांत हमको बताते हैं कि क्या मोस्ट एप्रोप्रिएट है, क्या अधिकतम सही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या गलत है। इतिहास में हमने क्या क्या किया और उनके परिणाम क्या क्या आए, इन सब चीज़ों को पॉलिटिकल थ्योरीज बताती हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी, मैंने जैसे पहले भी लेक्चर में कहा कि विचारधाराओं से संबंधित है। जब विचार आता है उसके बाद ही विचारधारा बनती है, उसके बाद सिद्धांत बनते हैं। सिद्धांत में इसका मूल्यांकन भी होता है। विचार गलत भी हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत को कोशिश की जाती है एक आदर्श रूप दिया जाए जिसमें कोई ये ना कहे कि इसमें गलती है। प्रयास करता है कि वो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल हो और सर्वकालिक यानी हमेशा के लिए बन जाए। यूनिफॉर्मिटी उसमें लाने का प्रयास किया जाता है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या के बारे में। राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना आसान हो जाता है। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल इंसिडेंट्स। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य चाणक्य के बारे में सभी जानते हैं, जिसको कौटिल्य कहते हैं राजनीति शास्त्र में। कौटिल्य अर्थशास्त्र का बड़ा महत्व है। जब हम पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर पढ़ते हैं तो कौटिल्य का नाम पहला आता है। पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं तो उसमें कौटिल्य का नाम आता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, इवन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौटिल्य हैं। जब कौटिल्य के सिद्धांतों का हम जब अध्ययन करते हैं तो उस समय की राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या स्वतः हो जाती है। किस प्रकार से कौटिल्य मगध साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए किन किन उपायों का प्रयोग करता है, वही उसके सिद्धांत हैं। उनकी व्याख्या करना बड़ा आसान हो जाता है। एक उदाहरण आपको ये। दूसरा उदाहरण, जैसे अपने सिकंदर का नाम सुना है, अलेक्जेंडर के किस प्रकार से काम किया और उनके गुरु सुकरात ने जो जो चीज़ें कही वो आपको पता है। आगे चलते हैं, बहुत समय हो जाएगा। प्रोवाइड फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक बेसिस फॉर दीज इंसिडेंट्स। इन घटनाओं को दार्शनिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, यानी जो भी पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हुए हैं, जो पॉलिटिकल उस समय के राजनीतिक घटना चक्र चल रहा था, उनको किस प्रकार से दार्शनिक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाए, इसका काम सिद्धांत करते हैं। अब कई बार ये बड़े मज़ेदार बात है, कई बार ये आ जाता है कि सिद्धांत पहले बने हैं या घटनाएं पहले हुई हैं। स्वाभाविक है, मानव समाज के पहले तो कोई चीज़ लिखित में नहीं होगी। जैसे जैसे मानव समाज ने गतिविधियों को संचालित किया, उन गतिविधियों के माध्यम से जो जो घटनाएं हुई, जो उस समय
के लोगों ने कदम उठाए चीज़ों को अच्छा करने के लिए, वही बाद में सिद्धांत बने। तो इसीलिए जब कोई चीज़ लिखित में आ जाती है, जब कोई चीज़ सिद्धांत बन जाती है, तो वो पर्टिकुलर घटना चक्र है या पर्टिकुलर घटनाक्रम है, इंसिडेंट है, वो एक उदाहरण बन जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको आज उदाहरण दे रहा हूँ कौटिल्य का या सुकरात का या अलेक्जेंडर का, तो वही उदाहरण, उन उदाहरणों का सैद्धांतिक आधार उनके पीछे छुपे दर्शन में है। और वो घटना चक्र जब वो सार्वभौमिक हमेशा इस प्रकार का हो, तो इस प्रकार ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ कहते हैं मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, कोई कहता है मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये क्या है, सब ने अपने अपने अनुभव के आधार पर इन चीज़ों को कहा, क्योंकि उसने सर्वे किया। सर्वे करने का मतलब है कि जा करे पूछा नहीं है, उसने ऑब्जर्व किया, उसने अवलोकन किया कि किस प्रकार से मनुष्य व्यवहार करता है। तो उसी आधार पर वो चीज़ों को जनरलाइज करता है, सामान्यीकृत करता है। आगे बढ़ते हैं। हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वर्क्स। राजनीतिक उद्देश्य और चयन में सहायक होते हैं। सिद्धांत जब बन जाते हैं तो सिद्धांत वर्तमान में क्या उद्देश्य होने चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये बहुत ही फेमस शब्द हैं। और हर एक राज्य की सरकार, लोक कल्याण, ये सभी क्या हैं, ये राजनीतिक उद्देश्य हो जाते हैं। ये कौन से राजनीतिक उद्देश्यों को किस प्रकार से चयनित करना है, उनको पहले लाना है, इनकी प्रायोरिटी क्या हो, ये सब राजनीतिक सिद्धांत इसमें सहायक हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे। प्रोवाइड मोरल बेसिस फॉर पॉलिटिकल अरेंजमेंट। राजनीतिक व्यवस्था के लिए नैतिक आधार प्रदान करना। यानी आज राजनीतिक व्यवस्था अधिकतर देशों में डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जो सिद्धांत बने, तो पता चला कि अभी तक की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था लोकतांत्रिक ही है। हालांकि इसके बारे में कई सारे राजनीतिक विचारक, दार्शनिक अच्छा नहीं कहते हैं, और फिर भी हम आज विश्व में इसे ही अभी तक की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को सत्ता में भागीदारी करने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड मोरल बेसिस फॉर पॉलिटिकल अरेंजमेंट, ये हमारा हो गया है। टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल रियलिटी, राजनीतिक वास्तविकता को समझना। राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से राजनीतिक वास्तविकता, यानी कई बार क्या होता है कि दिखता कुछ है, होता कुछ है, और करना कुछ और चाहते हैं। तो जो पॉलिटिकल रियलिटी है, कई सारे इतने क्रिटिकल पॉलिटिकल थिंकर हैं, यानी आलोचनात्मक राजनीतिक चिंतक हैं, जो हमेशा चीज़ों को एक अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, उसमें एक अलग थ्योरी निकालने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता में संभव है ऐसा भी हो, संभव है ऐसा भी हो। और इस प्रकार की जो सोच है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं मंथन की सोच है। जब किसी चीज़ को मथते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलता है, और वो मंथन के द्वारा निकली हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बड़ा हल्का फुल्का उदाहरण है, इसका एकेडमिक से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन रियलिटी है। जब हम दूध का दही बनाते हैं, दही का मक्खन बनाते हैं, उसको मथते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो मक्खन से जो घी बनता है, घी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। यानी जो चीज़ मंथन के द्वारा निकलती है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती है। इसीलिए जो क्रिटिकल अप्रोच अपनाते हैं वो किसी न किसी आधार पर अपनाते हैं, और उसके द्वारा जो वास्तव में क्या चल रही थी चीज़ें, उसका पता लगाती हैं। पॉलिटिकल थ्योरीज लिबरलाइज अवर आउटलुक, हमारे दृष्टिकोण को उदार बनाते हैं। कई बार क्या हो जाता है, हम अपने सोच में इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने कठोर हो जाते हैं कि हम दूसरे की बात सुनते ही नहीं हैं।
हम दूसरी बात समझना ही नहीं चाहते। जब राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो एक ही समय पर अलग अलग राजनीतिक विचारक अलग अलग तरीके से ही घटना को देखता है और उसके बारे में विचार करता है, तो हमारे विचारों में भी उदारता आती है। हम भी समझते हैं कि आप भी सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो। जैसे एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, इस प्रकार का हमारे यहाँ श्लोक है, हमारे यहाँ की अवधारणा है कि सत्य तो एक ही है, लोग अलग अलग तरीके से उसको वर्णित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो व्यक्ति पैदल चल रहा था। अब अगर हम इस पूरे सीन को देखें, वो व्यक्ति आया, हो सकता है कि व्यक्ति दौड़ते हुए आया और दौड़ करके ही रोड पार कर रहा था। जो वाहन चला के आ रहा था उसकी स्पीड नॉर्मल ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अचानक कोई सामने आया तो उसको रोक नहीं पाया। लोग अलग अलग तरीके से इसको वर्णित कर सकते हैं। कोई कहेगा गलती वाहन वाले की है, कोई कहेगा गलती पैदल चलने वाले की है। ये अलग अलग दृष्टिकोण से लोग एक ही चीज़ को देख रहे हैं, तो वास्तव में व्यक्ति तो मरा। तो हमारे विचारों को उदाहरण, कोई कहेगा कि व्यक्ति को इतना तेज़ नहीं चलना था। अब हो सकता था कि उस व्यक्ति को इतनी जल्दी हो कि कुछ और उसका बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा हो, या किसी और को बचाने के लिए भाग रहा हो। इतनी सारी चीज़ें, कई सारे घटना, एक घटना के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत भी हमें अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को सोचने का एक जरिया देते हैं, माध्यम देते हैं, एक उदार विचार, एक विशाल दृष्टिकोण देने का प्रयास करते हैं। गोल ऑफ कीपिंग पीस इन द वर्ल्ड, वैश्विक शांति स्थापना का लक्ष्य। वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत जितने हैं उनका उद्देश्य रहा है शांति की स्थापना। शांति, सद्भाव, समावेश, समन्वय, सहजता, ये सभी जितने वर्ड मैं बोल रहा हूँ, जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये सभी किसी भी सिद्धांत का उद्देश्य होता है। किसी भी सिद्धांत का नहीं, किसी भी सामाजिक सिद्धांत का। यानी जब सिद्धांत, मैंने कई बार कहा है कि जब भी सिद्धांत बनता है तो उसको बड़ा ही सोच समझ करके बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है। कोई विचारक होता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है, उसकी जो विचार प्रक्रिया होती है, उससे होकर के बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं, तभी वो एक आइडियोलॉजी से पार करके फिर सिद्धांत के रूप में अवतरित होता है, सिद्धांत के रूप में स्थापित होता है। तो कहीं ना कहीं विश्व भर में ऐतिहासिक घटनाओं में युद्ध की स्थिति बनी है, युद्ध हुए हैं और संघर्ष चलता ही रहा है, संघर्ष जारी रहा है विद इन अ सोसाइटी और विद इन अ नेशन, बिटवीन टू नेशन एंड वर्ल्ड वार तक हुए हैं, पहला और दूसरा वर्ल्ड वार, आप सोच सकते हैं। तो इन सब को कम करके, संघर्षों को कम करके, संघर्षों को समाप्त करने की प्रक्रिया हमें राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त होती है। मीन्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पिन रह गया, ING आएगा। डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देशों की समस्या समाधान का माध्यम है। अब विकासशील देशों की समस्याएं क्या हैं? जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है, वैज्ञानिक प्रगति का अभाव है, मल्टीकल्चरिज्म जिसको बहुसांस्कृतिकवाद है, प्लूरलिज्म बहुलता है, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से लोग चीज़ों को देखते हैं। ये बहुत सारी समस्या हैं। इन सब को के ठीक करने का, इन सब की समस्या को समाधान करने का कोई ना कोई सिद्धांत विकसित होता है और वो इसमें सहायक होते हैं। अगला है, थ्योरी बिकम्स द ग्रेटेस्ट फोर्स बिहाइंड मैनी अ पॉलिटिकल मूवमेंट एंड रेवोल्यूशनरी चेंज, राजनीतिक आंदोलन, क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत होते हैं। अब बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ जो सबने सुना है, जाना है। नहीं सुना है तो ध्यान से सुनिए। जब हमारा देश
परतंत्र था, गुलाम था, उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया, उन लोगों के पीछे की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी? कुछ तो अंतः प्रेरणा से या हमारी भारत भूमि से ही प्रेरणा ले रहे थे, कुछ ने जो बाहर दुनिया में घटित हुई घटनाओं से प्रेरणा ली। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें हमने अभी बताया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्दों को जोड़ दिया गया। और इन 3 शब्द जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? इस प्रकार से ये जो सिद्धांत बन गया कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए और वो सैद्धांतिक आधार पर उनको अपनाया जाए, तो ये पूरे विश्व में, जैसे हम कहते हैं ना कि आयरलैंड में क्रांति चल रही थी, तो आयरलैंड के क्रांतिकारियों से हमें, हमारे क्रांतिकारियों को बहुत प्रेरणा मिली। तो विश्व भर के जितने भी देश थे, अमेरिका की स्वतंत्रता से हमारे क्रांतिकारी को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा मिली। तो जब हम वैश्विक घटना चक्रों को ध्यान में रख करके, वैश्विक विचारकों की पुस्तकें पढ़ करके उनके सिद्धांतों को अपनाने के लिए, उनके सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए हमने संघर्ष किया, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे वो क्रांतिकारी परिवर्तन हो, यानी रिवॉल्यूशनरी चेंज का मतलब क्या है? हमारा देश रातों रात स्वतंत्र हो गया और हम अपने हाथ में बागडोर, हम अपने तरीके से देश को चला सकते थे, ये रिवॉल्यूशनरी चेंज है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सत्ता का एकदम यू टर्न लेना और चीज़ों को अलग तरीके से यहाँ पर रखना, ये रिवॉल्यूशनरी चेंज था। भारत में भी जब सत्ता परिवर्तन होता है और उसके बाद एक सत्ता दूसरे सत्ता का अगर पूरी तरह से वैचारिक गतिविधियों को दूसरी तरफ मोड़ देती, रिवॉल्यूशनरी चेंज होता है। तो ये सभी प्रेरणा स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे PPSC 131 में टॉपिक दिया गया है, क्या राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है? इज पॉलिटिकल थ्योरी डेड? इसको अलग अलग जगह पर कई राजनीतिक सिद्धांतों का ह्रास, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन, कई सारे शब्द, टर्मिनोलॉजी इसका यूज़ होती है। तो आज हम समझेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या मर चुका है वास्तव में, या ये केवल कल्पना है, या कभी मर नहीं सकता, आज भी प्रासंगिक है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले इसका कारण क्या है? अब आप समझिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उससे पहले तक नॉर्मेटिक यानी आदर्शात्मक, जिसको हम कहते हैं मानक राजनीतिक सिद्धांतों का चर्चा थी। चाहे वो प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक, सभी ने, लगभग सभी ने राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शवादी सिद्धांत माना है। जैसे प्लेटो का आइडियल स्टेट, रिपब्लिक को कहता है, आदर्श राज्य, और आदर्श राज्य की कल्पना, इसको कई लोग यूटोपिया कहते हैं, स्वप्न लोक है, ये केवल कल्पना में हो सकता है, हकीकत में नहीं हो सकता। इस प्रकार की बातें हुई, लेकिन वो सिद्धांत चला, उसकी वैसा आइडियल स्टेट बनाने के लिए प्रयास भी किए गए। चाहे वो मार्क्स का कम्युनलिज्म हो, राज्यविहीन समाज हो, जहाँ पे सभी सुखी हो, सभी बिना किसी दबाव के काम करें, सभी बिना किसी नियम कानून के अपने कार्य को अच्छे से करें। ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक सिद्धांत है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से ही व्यवहारवादी आंदोलन शुरू हो गया अमेरिका में, विशेषकर व्यवहारवादी आंदोलन यानी घटना। अब जब हम बात करते हैं चाहे प्लेटो की चाहे मार्क्स की, उसके बीच के भी जितने भी विचारक हैं, तो इन्होंने एक कल्पना की, इन्होंने एक सोचा कि ऐसा होना चाहिए, यानी आउट टू की तरफ ध्यान था। वाट यानी क्या की तरफ नहीं, क्या होना चाहिए की तरफ था, क्या है इसकी तरफ ध्यान नहीं था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेविड ईस्टन ने अपनी एक पुस्तक लिखी, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, 1953 में।
1953। अब आपको यहाँ फैक्चुअल जानकारी मिल रही है। अगर आप भविष्य में कभी पॉलिटिकल साइंस ऐड करते हैं या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाते हैं या पॉलिटिकल साइंस एमए में लेते हैं, एमए के बाद आप अन्य एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर आपको फैक्चुअल नॉलेज, जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ईस्टर्न कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमेशा एक ऐतिहासिकता की ओर झुकाव रहता है, जिसका अब कोई मतलब नहीं रहा। अब उसका रोल जो है खो चुका है, उसकी भूमिका खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगली बात ईस्टर्न कहता है, पॉलिटिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन मेयर स्पेकुलेशन। अर्थात इसका मतलब है परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत हैं या राजनीतिक सिद्धांत हैं वो कोरे चिंतन मनन पर आधारित हैं। यानी किसी ने बैठा, सोचा, चिंतन किया और वो लिख दिया। यानी क्या होना चाहिए, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट रिलेवेंट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। यानी जो वर्तमान समाज है, जो आधुनिक समाज है, इसमें इसी का कोई प्रासंगिकता नहीं है। इट डिड नॉट इनिशिएट अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रियलिटी। ये वास्तविकता के अध्ययन नहीं करती, हकीकत से बहुत दूर है, वास्तविकता का व्यवस्थित अध्ययन नहीं करती है, यह हकीकत से दूर है, इसीलिए ये बेकार है, इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक तरह से हम कह सकते हैं मर चुकी है, इस प्रकार की बात करते हैं। ईस्टर्न कहते हैं इट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण प्रक्रिया चल रही थी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि बहुत उथल पुथल हो रही थी एकेडमिक जगत में, राजनीतिक जगत में, सब जगह उथल पुथल चल रही थी। उस समय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को व्यवहारवादियों ने लाए और किस प्रकार से डिसीजन लेने चाहिए ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में, उसमें सिद्धांत जो थ्योरी थी उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया, उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई, इसीलिए इन्होंने कोई, इसको कहते हैं ये बेकार हो गई है। देयर इज नो नीड फॉर एन एनालिसिस ऑफ वैल्यूज इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस। ये कहते हैं कि जो वर्तमान राजनीति विज्ञान है उसमें वैल्यू यानी मूल्यों का कोई स्थान नहीं है, मूल्यों के विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सिद्धांतों में क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी में ज़्यादातर वैल्यूज़ के बेस्ड थ्योरीज़ हैं, ये होने चाहिए, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पॉलिटिकल साइंस, हमारा राजनीति विज्ञान है, वर्तमान राजनीति विज्ञान कहता है कि क्या है उस पर बात करो, क्या होना चाहिए इस पर बात मत करो, क्या है हकीकत पर बात करो। इसको एम्पेरिकल कहते हैं, अनुभवजन्य सिद्धांत कहते हैं, अनुभविक दृष्टिकोण कहते हैं। जो है उसी को बताओ, क्या होना चाहिए उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करें, देयर आर 4 रिस्पॉन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डेविड ईस्टर्न कहता है कि 4 प्रमुख कारण हैं पॉलिटिकल थ्योरी को के पतन के। नंबर 1 हिस्टोरिसिज्म, ऐतिहासिकतावाद। ये हमेशा इतिहास में चिपके होते हैं, कभी कोई घटना हुई है उसका आज उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उसी पर आधारित है, हिस्टोरिसिज्म है। उस समय की घटनाओं को हो सकता है वो उस समय के लिए ठीक हो, लेकिन आज के लिए ठीक नहीं है। मोरल रिलेटिविज्म यानी नैतिक सापेक्षतावाद। नैतिक सापेक्षतावाद, इसको हम कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर एक सापेक्षिक दृष्टिकोण जो है उसके क्षमा करें हमारे, तो हम बात कर रहे थे मोरल रिलेटिविज़म की। मोरल रिलेटिविज़म ऐसा दृष्टिकोण जो कहता है कि कोई मूल्य और मान्यता हैं, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हैं जो समाज में प्रचलित हैं, वो किसी विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, प्रामाणिक हो सकते हैं, वैलिड हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मूल्य या मान्यताएं, कोई भी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स
सर्वकालिक यानी एटर्नल यानी हर समय के लिए, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सार्वजनिक स्तर पर प्रमाणिक वैलिड नहीं हो सकते। ये बात है मोरल रिलेटिविज्म की। हाइपर फैक्चुअलिज्म, अति तथ्यात्मकता। ये क्या है? अति तथ्यात्मकता अर्थात फैक्ट के आधार पर कोई रिसर्च करना, फैक्ट के आधार पर ही चीज़ों को तोलना, चीज़ों को जानना, चीज़ों को मानना, उनके मानक स्थापित करना, ये सब चीज़ें जो है हाइपर फैक्चुअलिज्म का पार्ट है। 1930 के दशक के बाद जब एक बड़ा काल है जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक भाग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस का जो डाइकोटोमी यानी जिनका द्वैत होता है, अलग होते हैं, उसके बाद बड़ी ही चर्चा चलती है। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस को एज अ नेचुरल साइंस की तरह डील करने का प्रयास करते हैं, जिसमें बिहेवियरल थ्योरी यानी बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है, एम्पेरिकल मेथड या एम्पेरिकल अप्रोच जो है, जो अनुभविक सिद्धांत है, वो ज़्यादा कार्य करते हैं। तो वो कहते हैं कि फैक्ट कोई भी घटना को फैक्ट के आधार पर, केवल फैक्ट के आधार पर नहीं तोला जा सकता। लेकिन हाइपर फैक्चुअलिज्म केवल फैक्ट कलेक्शन और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के आधार पर, फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक सूचनाओं के आधार पर, तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर हम पूरे राजनीति सिद्धांत को देखते हैं, राजनीति विज्ञान को देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कारण रहा पॉलिटिकल थ्योरीज को यानी राजनीतिक सिद्धांतों को के पतन का, राजनीतिक सिद्धांतों को एक तरह से मृत घोषित करने का एक कारण हाइपर फैक्चुअलिज्म रहा। पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। जो हाइपर फैक्चुअलिज्म के बारे में कहा जाता है वही पॉजिटिविज्म के बारे में कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद यानी जो प्रत्यक्ष घटित हो रहा है, जो दिख रहा है वही सत्य है, जो कोरी कल्पना है वो सत्य नहीं है। विशेषकर यूरोप में जो दार्शनिक आंदोलन हुए हैं उनकी मान्यता रही है, विशेषकर 18वीं और 19वीं शताब्दी में उनकी मान्यता रही है कि अगर किसी घटना की सही से व्याख्या करना है, उसको सही से एक्सप्लेन करना है, तो केवल तथ्यों और नियमों अर्थात फैक्ट एंड लॉज के आधार पर ही हो सकती है। केवल चिंतन, कल्पना के आधार पर नहीं हो सकती। इसीलिए किसी विषय विशेष पर विश्वस्त ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अनुभव मूलक यानी अनुभवात्मक यानी एम्पेरिकल मेथड को अपनाना होगा। तभी हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी घटना को ठीक से व्याख्यायित कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 4 मूलभूत कारण डेविड ईस्टन ने राजनीति सिद्धांत के पतन के बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड कोवन ने एक पेपर लिखा 1953 में, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें कुछ बातें की हैं जो बताती हैं किस प्रकार से राजनीति सिद्धांत का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ। पॉलिटिकल थ्योरी हैड लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस इन द कैपिटलिस्ट एज वेल एज द कम्युनिस्ट सिस्टम। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में अपना महत्व खो चुकी है। क्यों खो चुकी है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था जो है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो उदार लोकतंत्र यानी लिबरल डेमोक्रेसी के विचार पर आधारित है। और इस उदार लोकतंत्र का एक भी सिद्धांतकार अब नहीं है, क्योंकि इन प्रणालियों पर एक अधिकारी तंत्र जिसको कहते हैं, नौकरशाही ने, ब्यूरोक्रेसी ने, और एक सैनिक तंत्र ने, मिलिट्री मैकेनिज्म ने हथिया लिया है पूरा लोकतंत्र पूरे विश्व में। ब्यूरोक्रेसी इज द मोर पावरफुल। और जहाँ पर मिलिट्री बहुत ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी, लेकिन मिलिट्री बहुत पावरफुल है।
तो ये हावी हो गए हैं लोकतंत्र पर। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक सिद्धांत की कोई भूमिका वहाँ पर नहीं रही है। वहीं अगर हम साम्यवादी व्यवस्था की बात करें, साम्यवादी प्रणालियों में एक दलीय संगठन पर आधारित होते हैं जो ओलिगार्की यानी गुटतंत्र के वर्चस्व को बताते हैं, और गुटतंत्र का वर्चस्व भी राजनीतिक सिद्धांत से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। राजनीतिक सिद्धांत कुछ भी कहें, लेकिन वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने हित में काम करते हैं, इसीलिए वहाँ पर भी इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही। दूसरे पॉइंट है, contemporary politics was operating on such a large scale that could not be analyzed in the light of any partial or narrow theory। क्योंकि जो समसामयिक राजनीति है, यानी हम कहते हैं वर्तमान की राजनीतिक जो व्यवस्था है, वहाँ पर एक बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखना होता है, क्योंकि उसमें पब्लिक का उतना ही इंटरेस्ट है। पब्लिक यानी हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण वहाँ का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, यानी जिसको हम कह सकते हैं प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है। तो ऐसी स्थिति में एक लार्ज स्केल पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है, न कि कोई एक छोटे भाग पर या एक छोटे सिद्धांत पर। तो इसीलिए अब पॉलिटिकल थ्योरी वहाँ काम नहीं करती है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कंसंट्रेट ऑन फैक्ट्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ वैल्यूज़। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट किन्हें कहते हैं? तार्किक जो प्रत्यक्षवादी हैं, वो पूरा ध्यान फैक्ट पर रखते हैं, वैल्यू को एकदम बाहर कर देते हैं। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांतों का पतन होना शुरू हुआ या पतन हुआ। आगे बढ़ते हैं। सैमुअल मार्टिन लिप्सेट, उनकी अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1960 में आई, बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। लिप्सेट कहता है कि जो हम वैल्यूज़ की बात करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में, हम उसको पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। हम जिस गुड सोसाइटी, हम जिसको कहते हैं उचित समाज, अच्छा समाज, तो हम उसको भी हम प्राप्त कर चुके हैं। डेमोक्रेसी आज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी में सबकी बात सुनी जाती है। अब कोई दास नहीं है, अब किसी का शोषण होने की संभावना थ्योरेटिकली नहीं रहती है। प्रैक्टिकली में होता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम सब मानते हैं स्वतंत्रता समानता होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए। तो जिन चीज़ों की हम सिद्धांतों के माध्यम से बात करते थे, वो सिद्धांत हमने वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिए हैं, वो उद्देश्य हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सिद्धांतों की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं लियो स्ट्रॉस है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये स्ट्रॉस है, टी के बाद आर है। तो लियो स्ट्रॉस जो है अपने पेपर व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी 1957 में जो प्रकाशित हुआ, उसमें कहते हैं कि जो एम्पेरिकल थ्योरी है, एम्पेरिकल अप्रोच है प्रत्यक्षवादियों की, पॉजिटिविस्ट अप्रोच रखने वालों की, वो चैलेंज करते हैं नॉर्मेटिव इश्यूज़ का, जो आदर्शात्मक हैं उनको, और एक तरह से हम कहते हैं कि अनुभव मूल्य सिद्धांत समस्त मूल्यों को एक जैसा समझते हैं। समस्त मूल्य यानी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, उन सभी सोशल वैल्यूज़ को एक ही तराजू में तोलते हैं, एक जैसा मानते हैं। तो इसको एक बड़े ही सुंदर ढंग से O.P. गाबा ने लिखा है कि ये वही बात हुई जैसे अच्छे पानी को गंदे पानी में बहा दिया जाए या गंदे पानी के साथ मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि पानी पानी होता है, पानी कैसा भी हो, पानी पी लो, पानी तो जो काम करेगा वही करेगा। तो अच्छा पानी और बुरा पानी जिस प्रकार से होता है, उसी पे अच्छे मूल्य और कम अच्छे मूल, बुरे मूल, अच्छे गुण, सगुण, जिसे कहते हैं दुर्गुण, और ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं।
लेकिन जो पॉजिटिविस्ट हैं, एम्पिरिकल थ्योरी है, तो एम्पिरिकल थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने एम्पिरिकल अप्रोच वाले लोग हैं, उन्होंने उन सबको एक ही धरातल पे, एक ही तराजू पर तौल दिया है। आगे हम बात करते हैं दांते जर्मिनो की। दांते जर्मिनो ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967 में लिखी। उन्होंने कहा कि जो दो प्रमुख कारण पॉलिटिकल थ्योरी के पतन के हैं, वो है पहला पॉजिटिव या प्रत्यक्षवाद का उदय, यानी जिसमें लोग साइंस के पीछे, यानी विज्ञान बनाना है, राजनीति विज्ञान को एकदम नेचुरल साइंस बनाना है, प्राकृतिक विज्ञान बनाना है, सोशल साइंस से हट करके, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा, प्रिवलेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज कल्मिनेटिंग इन मार्क्सिज्म, यानी राजनीतिक विचारधारा को अधिक प्राधान्यता दी है, और तो वो प्रधानता के कारण से, वो महत्व के कारण से राजनीतिक सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं उसका पतन हुआ है। ये दो प्रमुख कारण अपनी पुस्तक बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में दी, जो 1967 में प्रकाशित हुई। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। इसमें डेविड ईस्टन हमेशा कहते हैं व्यवहारवादी हैं, जो बिहेवियरल थ्योरी, जो एम्पेरिकल अप्रोच को मानते हैं, एम्पेरिकल मेथड को मानते हैं, वो 1969 में आकर के अपनी बात को पलटते हैं, कहते हैं कि अब हमें पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। पोस्ट यानी उत्तर व्यवहारवाद की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ से रेवोल्यूशन होता है, पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, और उसमें पुनः मूल्यों की तरफ आते हैं। पुराने यानी हिस्टोरिकल जो चीज़ें थी उनकी तरफ दोबारा से आते हैं, और दोबारा से फोकस करते हैं राजनीतिक दर्शन पर, विचारधारा पर, जो कंटेम्प्रेरी इशू को रिजॉल्व कर सकती हैं। कंटेम्प्रेरी इशू में, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान लोगों का विज्ञान है, जिसमें मानव इन्वॉल्व है, ह्यूमन इन्वॉल्व है। ये जब मानव किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो मानवीय गुण दुर्गुण सब कुछ आते हैं। तो इन सब चीज़ों से अलग रह करके कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं चल सकता। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को भी पुनः सामाजिक विज्ञान की तरफ आना पड़ा, और मूल्यों, वैल्यूज़ को फोकस करना पड़ा, फिलॉसफी, दर्शन को फोकस करना पड़ा, क्या है से क्या होना चाहिए की तरफ भी दोबारा से आना पड़ा। ये डेविड ईस्टन 1969 में अपने कहते हैं एक भाषण में। अल्फ्रेड कोवन वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस मस्ट डेवलप द स्टैंडर्ड ऑफ रैशनल डिसीजन, यानी राजनीति विज्ञान को जो तार्किक निर्णय है उसके मानकों के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, और बहुत आवश्यक है कि ये रैशनल डिसीजन जिसको हम कहते हैं, ये टर्म जो है बेसिकली ज़्यादातर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है, लेकिन अल्फ्रेड कोवन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को तार्किक निर्णय के मानकों को विकसित करना होगा। किस प्रकार, तभी हम वर्तमान समस्याओं को सुलझा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विश्व में प्रगति हुई, विज्ञान बढ़ा और टेक्नोलॉजी का यूज़ होना शुरू हुआ, सोसाइटीज़ के संबंधों में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हुए, और पॉलिटिकल सिस्टम यानी पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था में भी बहुत सारी चीज़ें बदली, जिसको समझने के लिए, जिसके समाधान के लिए रैशनल डिसीजन आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं दांते जर्मिनो, जिनकी पुस्तक बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1968 में, जिसकी हम पहले भी बात करें, उसमें उन्होंने कहा अब दोबारा से पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ ध्यान दिया जाने लगा है। पॉलिटिकल फिलॉसफी comprehend both the knowledge and facts inside with which that knowledge is comprehended, यानी जो तथ्यों की भी जानकारी रखता है, और वो ज्ञान जो है जहाँ से आ रहा है उसकी भी जानकारी, यानी तथ्य और मूल्य दोनों साथ, फैक्ट एंड वैल्यूज़ दोनों साथ में ही चलते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी केवल ये नहीं कहती है कि क्या होना चाहिए, ये भी कहती है क्या हो रहा है, इसको कैसे ठीक करना है, इसकी बात करती है। ये व्यवहारवादी लोग भूल गए थे। एनी थ्योरी सेपरेटेड फ्रॉम पेरिनियल कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी विल प्रूव टू रेलिवेंट, और कई सिद्धांत जो है जो शाश्वत चिंता है पॉलिटिकल फिलॉसफी की से अपने आप को
अलग कर रही थी, तो अपने आप में वो रिलीवेंट हो जाती हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी दोबारा से आती है। और जर्मिनो कहता है कि पॉलिटिकल फिलॉसफर वही है जो स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, यानी सत्ता के सामने भी सत्य बोल सके, जैसे सुकरात ने बोला था कि जा तो रहे हो लेकिन आ नहीं पाओगे, अगर आ सकते हो तो मिट्टी लेके आना। किसके बारे में? अलेक्जेंडर से कहा था। तो पहुंचता नहीं है वापस, बहुत सारी चीज़ों को वो सामने कहता है, इसीलिए उसको भागना पड़ा। कई संकट झेलने पड़ते हैं जो ऐसे फिलोसफर होते हैं जो सत्य कहते थे हैं सत्ता के सामने, और सत्ता को बुरा लगता है। चाणक्य ने भी कुछ सत्य बोले थे जो घनानंद को बुरे लगे थे, और उसने उसको दरबार से घसीट कर बाहर किया था। तो ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर की आवश्यकता है, जर्मिनो कहता है। हार्वर्ड मार्क्यूस अपनी बुक वन डायमेंशनल मैन 1964 में प्रकाश होती, उसमें कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच लीव्स नो स्कोप फॉर क्रिटिकल विजन, यानी साइंटिफिक अप्रोच में जहाँ केवल तथ्यों की बात होती है, केवल तथ्यों का ही विश्लेषण होता है, वहाँ पर क्रिटिकल विजन के लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। क्रिटिकल विजन नहीं, आलोचना की। सोशल साइंस नो लॉन्गर रिमेन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंक्वायरी, इट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल साइंस जो होता है, सामाजिक विज्ञान जो होता है, वो केवल सोशल इंक्वायरी, सामाजिक जानकारी या सामाजिक पूछताछ या सामाजिक सर्वेक्षण का कोई माध्यम नहीं होता है, वो सामाजिक नियंत्रण का माध्यम होता है। सामाजिक नियंत्रण उसके माध्यम से होता है, सोशल साइंस के माध्यम से वो चीज़ों को, उसके मन मस्तिष्क को पढ़ करके काम करता है। 1970 से जो हमारा पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो कहते हैं संघर्ष चल रहा था, जिसको हम कहते हैं डिस्प्यूट्स चल रहे थे, विवाद चल रहा था, वो 1970 के बाद समाप्त हो गए। 1970 से पहले जो चीज़ें थी वो फिर नहीं रहीं, जिसमें बहुत बड़ा रोल 1969 के उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का है, जो डेविड ईस्टन के माध्यम से शुरू होता है। मीन्स एंड एंड्स are interdependent, hence political science and political philosophy play complementary role in our social life. मीन्स एंड एंड्स यानी साधन और साध्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। क्या है? साधन है, क्या होना चाहिए? साध्य है, हमें कहाँ पहुँचना है, हमारा लक्ष्य क्या है। ये जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आप अच्छे साधनों का उपयोग कैसे कर पाएंगे, आप उस तरफ कैसे बढ़ पाएंगे। जब हमें नहीं पता होगा हमें कहाँ जाना है, तो आप बहुत सारी बसेस खड़ी हैं, ट्रेन्स जा रही हैं, एरोप्लेन जा रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है तो आप कैसे पहुँचोगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल फिलोसफर या पॉलिटिकल थ्योरी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी बताती थी कहाँ जाना है, तो वो जब पता चलेगा तभी आप उसी बस में या उसी ट्रेन में या उसी एरोप्लेन में बैठोगे जो वहाँ जा रहा होगा। यानी अगर साध्य प्राप्त करना है तभी साधन काम आएंगे। तो जब तक साधन नहीं होंगे तो साध्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है साधन और साध्य दो अलग अलग नहीं हैं, इनमें कोई द्वेष नहीं है, ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, जो हमारे सोशल लाइफ, हमारे सामाजिक जीवन में भूमिका अदा कर रहे हैं, हमारे सामाजिक जीवन को परिपूर्ण बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं तक, लंबा हो गया थोड़ा, क्षमा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कहीं कोई कमी रह रही हो तो आगे बताएंगे। हम BPSC 131 बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। अब हम थोड़ा वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट करेंगे, मुझे मेल करेंगे या कमेंट में नीचे लिखेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।